हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पीवाईक्यू 2 जो हम लोग कर रहे थे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का, जो पीवाईक्यू सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी। इसका जो पीवाईक्यू 1 था काफी लेंदी था, है ना, लेंदी था काफी। और वो लेंदी इसलिए था क्योंकि पहला पीवाईक्यू जैसे सबका होता है उसमें सारे ही क्वेश्चन एक्सप्लेन करने होते हैं। ये पीवाईक्यू 2 है। जिन बच्चों ने पीवाईक्यू 1 देख रखा है, स्टार्टिंग का इंट्रो समझ रखा है, वो फटाफट 4-5 मिनट का वीडियो स्किप करके आगे बढ़ जाएं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो लोग बात को समझे। सीरीज में हम लोग बात करेंगे पहले चैप्टर वाइज वेटेज की। अगर चैप्टर वाइज वेटेज की बात करूं जो मैंने पहले भी करी थी इससे पहले वाले क्वेश्चन पेपर में, तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स निकल के आए थे, चैप्टर 1 जहां से 10 मार्क्स का पूछा गया है इस बार, पिछली बार भी लगभग इतना ही था, ठीक है। एंड उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है, उसके बाद ओके ठीक है, देन चैप्टर नंबर 8। ये 3 चैप्टर हम लोगों ने उस टाइम भी डिस्कस किए थे जहां से आपका 30+ मार्क्स आ रहा है। 30-35 मार्क्स पिछले वाले में भी था, इस बार भी है। इसके अलावा अगर 2 और चैप्टर में ऐड कर दूं 5, यानी कि चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 9, तो कितने हो गए टोटल? 5 चैप्टर। ये 5 चैप्टर आपको 50 से 60 मार्क्स के बीच में नंबर खींच के दे रहे हैं, ठीक है। तो यही स्ट्रेटजी होती है लास्ट मोमेंट पे कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है हमको, ठीक है। और फिर बता दो बेटा, मैं चैप्टर 1 2 3 12 जो बिल्कुल हमारे पीसीआई का जो सिलेबस है, किसी बुक के सिलेबस को देखकर कंफ्यूज मत कर जाना, ठीक है। जो पीसीआई की वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड हुई है उसके अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस है। तो बाकी सारे चैप्टर हैं, ठीक है, लेकिन ये 5 चैप्टर लास्ट मोमेंट में पढ़ाई करना चाह रहे हैं। केवल ये 5 चैप्टर पढ़ के भी बहुत इजीली पास हो सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, हाउ टू राइट आंसर। पिछले मैंने उसमें बताया था, हर मैं बताता हूं कि जैसा मैं लिख रहा हूं सबसे पहले आप डेफिनेशन देंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें जो टॉपिक है उसका डेफिनेशन, फिर आंसर को स्टार्ट करना है, ठीक है। पेपर हिंदी में इंग्लिश में आपके स्टेट में जो लैंग्वेज बोली जा रही है उसमें लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में बच्चों को वहम है कि मार्क्स कम मिलते हैं, उसका रीजन ये है कि आप लोग अपनी बेसिक लैंग्वेज में लिख देते हो, भाईचारे वाली में, जो कि नहीं करना है, ठीक है। और हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू। एमसीक्यू 100% सॉल्व करने के लिए डिटेल पढ़ना पड़ता है। बाकी 70 to 80% एमसीक्यू जो टॉपिक यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर कवर होंगे उनको भी अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आप 70 to 80% एमसीक्यू कर ले जाओगे। बिल्कुल 100% डिट्टो रिपीटिशन 20-30% ही होता है, ठीक है। एमसीक्यू बहुत टाइप के बनते हैं, इसीलिए ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सारा जो पीवाईक्यू पढ़ा रहा हूं ऑल ओवर इंडिया हर बच्चा इसको पढ़े, हर स्टेट यूनिवर्सिटी पे एप्लीकेबल है, सिलेबस ऑल ओवर इंडिया सेम है, ठीक है ना। इसकी जो पीडीएफ वगैरह है अगर हम उसकी बात करें तो उसको हम लोगों ने एक अलग से छोटा सा कोर्स कह लो लॉन्च कर दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन, जिसमें बहुत डिमांड थी बच्चों की, सर कुछ ऐसा कर दो कि लास्ट मोमेंट में पढ़ने के लिए कुछ हो जाए, ठीक है। तो हम धीरे धीरे 5 पेपर को यूट्यूब पे डिस्कस करके डाल रहे हैं। और 7+, यहाँ तो अभी 7+ है, टारगेट है, जैसे 7 हो जाएंगे इसको हम करीब करीब लेके जाएंगे धीरे धीरे 15+ पे, ठीक है। काफी सारे स्टेट से कांटेक्ट हुआ है जहां से हमको पेपर मिल जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे ये 15+ तक हम चले जाएंगे। वो पेपर का डिस्कशन रहेगा, उसके रिकॉर्डेड वीडियो, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू ब्रेकडाउन, मतलब जो भी हम लोग यहाँ पेपर डिस्कस करते हैं उसमें कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है उसको सिलेक्ट करके मैं एक अलग से पीडीएफ बना देता हूँ, जो बच्चे ऐप में जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसमें एक अलग से चैप्टर वाइज का पीडीएफ मिलेगा, ठीक। उसमें इस चैप्टर से ये क्वेश्चन है, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन है, पूरा डिवीजन रहेगा। जितने भी हम पेपर कर लेंगे हर पेपर से क्वेश्चन निकाल के सेपरेट कर देता हूँ। किसी बच्चे को अगर पर्टिकुलर उस चैप्टर से ही पढ़ना है कि इस चैप्टर के क्वेश्चन देखने कौन कौन से, तो डायरेक्ट उस वाली पीडीएफ से देख सकता है। चैप्टर वाइज वेटेज बता ही रहा हूं, हिंदी इंग्लिश पीडीएफ दोनों अवेलेबल रहेगी। इंग्लिश की पीडीएफ शुरुआत में दे रहा हूं क्योंकि उसको हिंदी में कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, हिंदी पीडीएफ भी आएगी थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, डिफाइन वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन। इसको हम पिछले चैप्टर में कुछ हद तक डिस्कस कर चुके हैं कि आजकल जो फार्मासिस्ट है, खास करके जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, वो वार्ड राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं डॉक्टर के साथ, ठीक है। इसका क्या गोल है, क्या प्रोसीजर है, ठीक है, बाय क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो वार्ड राउंड क्या होता है, सिंपल, इसको आप मन से बना के लिख सकते हो कि भाई जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है डॉक्टर्स के साथ या डॉक्टर की टीम के साथ वार्ड में जाता है, जो पेशेंट एडमिट होता है उनके साथ राउंड में जाता है, दैट इज द वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन। वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन इज द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। और जाने का मतलब ये नहीं कि गया, वहां पे उसका प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट है, वहां पर वो डॉक्टर्स को बहुत सारी चीजों के लिए सलाह
देता है, ठीक है। तो वो सलाह देगा हर चीज में, ठीक है। तो डॉक्टर्स, नर्सेस जिनके साथ जाता है, जो भी अदर दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, पेशेंट के राउंड, मतलब पेशेंट का जब राउंड लगता है, डॉक्टर्स लगाते हैं, उनके साथ जाता है, रिव्यू करता है पेशेंट के केस को, डिस्कस करता है मेडिकेशन थेरेपी, जो भी मेडिकेशन चल रहा है उसको डिस्कस करता है, आइडेंटिफाइंग ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करता है, मेक रियल टाइम रिकमेंडेशन, ऑन द स्पॉट अगर उसको कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो वो डॉक्टर के साथ उसको डिस्कस करता है, ठीक है। आइडेंटिफाइंग, ठीक है, रिकमेंडेशन टू ऑप्टिमाइज पेशेंट केयर, ठीक है। ये बात अब नॉर्मल हो गई है। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का मतलब समझ गए, वो प्रॉपरली उसको बस इतना समझो कि डॉक्टर की तरह राउंड पे जाता है और दवाइयों के बारे में कोई भी दिक्कत है तो उसको डिस्कस करता है डॉक्टर के साथ और सजेस्ट करता है, ठीक है। गोल्स ऑफ वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन, इसका क्या गोल क्या है, क्यों आखिरकार धीरे धीरे फार्मासिस्ट को इस तरफ रुझान करवाया जा रहा है कि भाई आप भी जाइए, क्यों? टू इंश्योर रैशनल ड्रग थेरेपी। देखो, डॉक्टर्स को बीमारी में कौन सी दवा इस्तेमाल होगी, लेकिन उस दवाई की जो डिटेल केमिस्ट्री है वो फार्मासिस्ट को पता होती है, ठीक है। तो वो चेक करता है कि जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वो सही है, सेफ है, इफेक्टिव है या नहीं है। टू आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट मेडिकेशन एरर, कोई मेडिकेशन एरर तो नहीं है, कोई रॉन्ग डोज, ठीक है, कोई दवा गलत या कोई डुप्लीकेट, एक जैसी दो दवाइयां, कोई ड्रग का इंटरेक्शन या कॉन्ट्राइंडिकेशन मिस हो जाता है कई बार डॉक्टर्स के साथ, ठीक। टू मॉनिटर पेशेंट, अच्छा डॉक्टर के साथ मिस हो जाता है, फिर एक सवाल उठता है, बच्चे लोग कहते हैं डॉक्टर का फायदा क्या? भाई डॉक्टर के पास बहुत काम होता है, वो देखा बीमारी थी, कई बार कुछ चीजें थी, काउंसलिंग थोड़ा ना करता है पेशेंट को। फिर इसका काम क्या है फार्मासिस्ट का, कि ये काउंसलिंग करता है, भाई क्या प्रॉब्लम थी, क्या दिक्कत है, तो वो पेशेंट के बारे में सारी चीजें पूछता है, तो उसको पूरा आइडिया लगता है पेशेंट के बारे में, ठीक है। तो मॉनिटर पेशेंट रिस्पॉन्स टू थेरेपी, डॉक्टर वो यही पूछता है पेशेंट से कि भाई थेरेपी आपको चल रही है, इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, दवाइयां रिएक्ट तो नहीं कर रही। तो ये सारी चीजें राउंड के वक्त, मतलब राउंड हो जाता है, फिर उसके बाद के भी काम होते हैं बहुत सारे, ठीक है। टू इंप्रूव पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी, यानी कोई ड्रग की टॉक्सिसिटी, एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है। प्रोवाइड ड्रग इन्फॉर्मेशन, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, डॉक्टर्स या कोई और है, उनको ड्रग की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कि कोई दो दवाइयां हैं आपस में इंटरेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, उनका कोई नया रिसर्च तो नहीं आया है, कोई इनकॉम्पेटिबिलिटी तो नहीं है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका तो नहीं बदला जाना चाहिए। टू प्रमोट कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी, भाई पेशेंट है उसको ये थेरेपी महंगी पड़ सकती है, ये वाली थेरेपी अल्टरनेटिव यूज की जा सकती है। टू इंप्रूव पेशेंट कॉम्प्लायंस, पेशेंट अनुपालन करे, पेशेंट को काउंसल करते हैं रिगार्डिंग प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन, कि टाइम पे खानी है, टाइम पे नहीं खाओगे तो दिक्कतें आएंगी और लंबा इलाज चलेगा। टू असिस्ट इन क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, और असिस्ट करते हैं क्लिनिकल डिसीजन मतलब सही तरीके की दवा से पेशेंट को जो ठीक करना है, दैट इज अ क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ये सारे गोल हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट को साथ में रखने का। आगे आते हैं, प्रोसीजर क्या है। अब ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट करेगा कैसे, क्या जाके एकदम से जाके काम कर देगा क्या? नहीं, उसकी तैयारी एक्स्ट्रा होती है डॉक्टर से। कैसे? वार्ड में राउंड लगने से पहले ही वो प्रिपेयर हो जाएगा। क्या प्रिपेयर करेगा? रिव्यू पेशेंट केस शीट, पेशेंट की पूरी शीट, केस की शीट देखेगा, उसका मेडिकेशन चार्ट, कौन सी दवाइयां चल रही हैं, लेबोरेटरी रिपोर्ट को कलेक्ट करेगा, क्या डायग्नोस किया गया है, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, आइडेंटिफाई पॉसिबल ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, दवाइयों से संबंधित तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग वार्ड राउंड, अब जिस समय वार्ड राउंड चल रहा है उस समय क्या काम करेंगे? अकंपनी फिजिशियन एंड हेल्थ केयर टीम ड्यूरिंग राउंड, जो भी हेल्थ केयर टीम है उसके साथ रहेंगे। डिस्कस पेशेंट कंडीशन एंड ऑनगोइंग थेरेपी, जो ऑनगोइंग थेरेपी चल रही है उसको लेकर साथ में डिस्कशन रहता है। ऑब्जर्व साइन सिम्टम एंड पेशेंट प्रोग्रेस, पेशेंट का जो भी साइन सिम्टम्स या प्रोग्रेस है उसको ऑब्जर्व करते हैं। मेडिकेशन रिव्यू, ठीक है, जो दवा चल रही है उसे इवैल्यूएट करते हैं, किसके लिए? कि डोज सही है कि नहीं है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सही है कि नहीं है, कितनी बार दिन में दी जा रही है वो सही है या नहीं है, कम ज़्यादा तो नहीं करना है, कोई दवाइयाँ आपस में इंटरेक्ट तो नहीं कर रही हैं, किसी प्रकार की एलर्जी या कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है। ये मेडिकेशन रिव्यू हो गया, यानी कि ये काम बाद में करेगा वो। प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशन, सजेस्ट चेंजेस इन थेरेपी इफ नीडेड, अब उसे लगता है कि भाई कुछ है, चेंजेस की जरूरत है तो वो सजेस्ट करता है फिर, ठीक है। रिकमेंडेड सुटेबल अल्टरनेटिव और डोजेस मॉडिफिकेशन, कौन सी दूसरी डोज दी जा सकती है कि हाँ ये दिक्कत है, मैंने पेशेंट से बात की थी, उसको ये सारी समस्याएं हैं, उसके हिसाब से ये दवाइयाँ बेटर हो सकती हैं, सजेस्ट करेगा वो। इन्फॉर्म अबाउट ADR एंड मॉनिटरिंग पैरामीटर्स, एडवर्स रिएक्शन और जो मॉनिटर करने के पैरामीटर्स हैं उसको इन्फॉर्म करेगा।
पेशेंट को काउंसल करेगा कि भैया प्रॉपर मेडिकेशन खाओ, साइड इफेक्ट ये से हो सकते हैं या कोई हो तो बताओ, डाइट और लाइफस्टाइल कैसी रहेगी उसको लेके इंस्ट्रक्ट करेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ एडेरेंस कि अगर आप प्रॉपर मेडिसिन लोगे प्रॉपर सही टाइम पर, ठीक है, तो आपको क्या है जल्दी ठीक होंगे और दिक्कतें नहीं आएंगी। डॉक्यूमेंटेशन, जो भी चीज़ वो करता है उसको रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, कोई भी चीज़ एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, कोई इंटरेक्शन है, कोई थेरेपेटिक आउटकम आया कि ठीक हो रहा है, ये दिक्कत आ रही है, सब चीज़ को रिकॉर्ड करता है। फॉलो अप, मॉनिटर रिस्पॉन्स आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन, अब जो भी उसने रिकमेंडेशन कर दिया उसके बाद क्या उसका आउटकम आ रहा है उसको फॉलो अप करता है। कंटिन्यू इवैल्यूएशन अंटिल डिजायर्ड थेरेपेटिक आउटकम इज अचीव्ड, लगातार वो इवेल्युएट करता है जब तक कि जो डिजायर्ड थेरेपेटिक आउटकम जो वो चाहता है, अगर वो जब तक ठीक होने वाली जो चीज कंडीशन नहीं आती तब तक उसे लगातार क्या करता है, इवेल्युएट करता रहता है। ठीक है, इन्वेंट्री वाला क्वेश्चन पहले वाले में हम कवर कर चुके हैं, मैंने कहा था ये रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, देन एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज ऑफ NDPS इन हॉस्पिटल, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है थोड़ा सा अलग रहता है, नॉर्मल तरीके से नहीं होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, ठीक है, इन हॉस्पिटल सेटिंग्स आर गवर्न बाय स्ट्रिक्ट लीगल फ्रेमवर्क सच एज NDPS एक्ट 1985। ये जो एक्ट है इसके अकॉर्डिंग होता है, जिससे कि डाइवर्जन, मिसयूज या थेफ्ट, डाइवर्जन मतलब दवाइयाँ इधर उधर ना जाएं, मिसयूज ना हो, चोरी ना हो। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें फिर स्टोरेज की बात करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है, इसमें फिजिशियन जो है वो लिखता है नार्कोटिक मेडिसिन को ऑन ट्रिप्लिकेट प्रिस्क्रिप्शन पैड, 3 पैड होते हैं ना, 3 कॉपियां तैयार होती हैं उसकी प्रिस्क्रिप्शन की। ठीक है, नार्कोटिक सब्सटेंस का ये जब इलाज चल रहा होता है, फार्मासिस्ट के पास जब वो पर्चा जाएगा, फार्मासिस्ट वेरीफाई करता है कि भाई डेट देखता है, पुराना पर्चा तो नहीं है, पेशेंट की डिटेल देखेगा, ड्रग का नेम, कितनी क्वांटिटी, डोज, रूट, फ्रीक्वेंसी, नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग नर्स, कौन सी नर्स इसको देगी उस पेशेंट को, डॉक्टर का नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और सिग्नेचर, सब चेक कर लेगा कि पर्चा वैलिडेट है। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ मेडिसिन आर डिस्पेंस्ड टू पेशेंट, अगर आउट पेशेंट है लेके घर जाना तो उसको दे देगा, अदरवाइज नर्स, डॉक्टर या RMO जो हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन ले जाने काम करते हैं उनके हाथ में वो दे देगा और रिसीविंग ले लेता है। ठीक है, एग्जैक्ट प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल इज इशूड, जितने उसमें क्वांटिटी है उतने ही, उससे ना कम ना उससे ज्यादा। बिलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन आर डन इन नार्कोटिक ड्रग इशू रजिस्टर, जो भी बिलिंग हुई है, जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन करना है वो एक अलग से इसका रजिस्टर मेंटेन होता है, उसके अंदर आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। 1 स्टैम्प्ड प्रिस्क्रिप्शन कॉपी विद फार्मासिस्ट सिग्नेचर इज गिवन टू पेशेंट और कैप्ट इन पेशेंट फाइल, एक फार्मासिस्ट की स्टैम्प लगी हुई जो 3 कॉपी थी लगा करके एक उसकी फाइल में लगा दी जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन, अब जब दवा पहुंच गई ऊपर नर्स के पास, नर्सेस मस्ट डॉक्यूमेंट द एडमिनिस्ट्रेशन इन रियल टाइम, किस समय कितने बजे किस दिन दी गई है बकायदा नोट करेंगी। जो अनयूज्ड पोर्शन, सपोज कुछ दवाई बच गई, इंजेक्शन था 10 ml का था, 8 ml लगा, 2 ml बच गया, ठीक है, मस्ट बी डिस्कार्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस, बकायदा उसका रिकॉर्ड होता है कि हाँ मेरी मौजूदगी में, हम 2 लोगों की मौजूदगी में इसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, फेंक दिया। और अगर खाली एम्पूल है विद पेशेंट लेवल आर रिटर्न एंड रिकॉर्डेड, जो खाली एम्पूल बचते हैं, डिब्बियां बचती हैं, उसको वापस से भेजा जाता है फार्मेसी में, जो कि सबूत होता है कि हाँ इसका यूज हो गया, हॉस्पिटल के अंदर ही हुआ, कहीं बाहर नहीं गया, और इसको रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है। अनयूज्ड और एक्सेस नार्कोटिक एम्पूल आर रिटर्न टू फार्मेसी विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। अब अगर कोई था भाई भेजे गए थे 5 जो लगने थे 2-3 दिन के अंदर, लेकिन कुछ बच गए हैं तो उसको फिर वापस भेज दिया जाता है फार्मेसी में और डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। ये है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसका स्टोरेज, स्टोरेज बहुत खास है फार्मेसी के अंदर। जो इसका स्टोरेज होता है डबल लॉक, ये आपका MCQ भी बनता है, डबल लॉक एंड की सिस्टम है। क्या है आओ देखें। सबसे पहले तो आपको लाइसेंसिंग चाहिए होगा, स्टेट ड्रग कंट्रोलर या एक्साइज डिपार्टमेंट होता है कि हाँ भाई हम नार्कोटिक्स दवाइयाँ प्रोक्यूर करते हैं, खरीदते हैं और उनको स्टोर करते हैं, उसके लिए लाइसेंस चाहिए होगा। लाइसेंस मिल गया, ठीक। अब बात करते हैं स्टोर कैसे करेंगे। तो डबल लॉक एंड की सिस्टम होता है। कैसे? जो सेंट्रल स्टोरेज है, जब मेन सेंट्रल फार्मेसी होगी, NDPS मस्ट बी स्टोर्ड इन स्टर्डी, एक मजबूत स्टील कपबोर्ड, स्टील की बनी हुई अलमारी होती है, और अ हैवी ड्यूटी सेफ, जो सेफ होता है बहुत हैवी ड्यूटी, मतलब सीधी बात समझ लो स्टील की अलमारी है। दैट इज परमानेंटली बोल्टेड टू द फ्लोर और वॉल, या तो जमीन से परमानेंट फिक्स हो या दीवार से परमानेंट फिक्स हो कि वो उठा के हम इधर उधर ना ले जा सके। पहली चीज।
फिर दूसरा है डबल लॉक सिस्टम। ये दो बातें बता देंगे तब भी चलेगा। द कपबोर्ड यानी कि जो अलमीरा है शुड हैव 2 डिफरेंट लॉक्स, 2 डिफरेंट अलग अलग लॉक होंगे, दोनों की 2 चाबियां होंगी। द की टू दीज लॉक्स आर केप्ट बाय 2 डिफरेंट ऑथराइज्ड पर्सनल। 2 अलग अलग लोग इसकी चाबियों को अपने पास रखेंगे, मतलब एक इंसान दरवाजे को नहीं खोल सकता, दोनों की मौजूदगी चाहिए खोलने के लिए। एक रहता है चीफ फार्मासिस्ट के पास, एक रहता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पास, जो कि इंश्योर करता है कि कोई सिंगल बंदा इसको ना खोल पाए और अनऑथराइज बंदा तो बिल्कुल ना खोल पाए। रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, जहां पर ये अलमीरा होती है, कपबोर्ड होता है, ओनली डेजिग्नेटेड फार्मासिस्ट और लाइसेंस्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आर परमिटेड इन दिस एरिया। कोई भी ऐरा गैरा नहीं जाएगा, केवल सिलेक्टेड लोग ही जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका स्टोरेज कंडीशन। ठीक है, सॉरी स्टोरेज किस प्रकार से हो गया। अब कंडीशन की बात कर ले, मतलब क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। लाइट प्रॉपर होना चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री के नीचे रहना चाहिए, शेल्विंग होनी चाहिए, प्रॉपर रखने की जगह रहनी चाहिए, रम, रिटर्न ऑफ अनवांटेड मेडिसिन, उसका एक कंटेनर अलग से रहना चाहिए, वहाँ पे कोई जो चीज़ रिटर्न होकर आती है, सोप डिस्पेंसर एंड पेपर टॉवल्स, कई बार केमिकल्स होते हैं हाथ में लग जाते हैं, तो प्रॉपर एक जगह पर उसी में फार्मेसी में किनारे पर हाथ धुलने की जगह होनी चाहिए। नो अदर आइटम शुड बी स्टोर्ड इन द नार्कोटिक कपबोर्ड, उस अलमारी में नार्कोटिक के अलावा कुछ और नहीं रखा जाएगा। ड्रग्स मस्ट बी स्टोर्ड सिक्योरली टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, ड्रग को हम लोग सिक्योरली स्टोर करेंगे ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस यानी कि जो ऐरा गैरा कोई भी है वो उसको एक्सेस ना कर सके। ठीक है, चलिए डिफाइन ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, ओके, डिफाइन ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। थोड़ा सा स्माइल कर लो, पानी की बोतल साथ रख के बैठा करो, ठीक है, तो आलस नहीं आएगा। डिफाइन ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर, तो इंफॉर्मेशन सेंटर जहां से इंफॉर्मेशन मिलती है हमको। राइट द वेरियस सोर्सेस ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन विद एग्जांपल। अब देखो इंफॉर्मेशन सेंटर दोनों का डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है। ड्रग में ड्रग आ जाएगा, पॉइजन में पॉइजन आ जाएगा। और एक और चीज, ड्रग वाला जो है 24/7 खुला रहता है, सॉरी पॉइजन वाला। ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर जिसको कि हम DIC बोलते हैं, स्पेशलाइज सर्विस सेंटर होता है हॉस्पिटल के अंदर या किसी फार्मेसी के अंदर, जो कि प्रोवाइड करता है एक्यूरेट, अनबायस्ड, अपडेटेड एंड एविडेंस बेस्ड। ठीक है, एक्यूरेट देगा, अनबायस्ड बिना भेदभाव के, अपडेटेड बिल्कुल लेटेस्ट, और एविडेंस बेस्ड जो प्रूफ के आधार पर रिसर्च बेस्ड होती है किसी दवा के बारे में, उसके सेफ यूज के बारे में। किसको? हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, या कोई पेशेंट मांगना चाह रहा है तो उसको उसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा। पॉइजन का भी सेम है, ये 24/7 रहता है। एडवाइजरी यूनिट होती है डेट प्रोवाइड इमीडिएट, तुरंत वहां कॉल आएगी तो डिले नहीं है, क्योंकि पॉइजन मतलब या तो किसी का ओवरडोज हुआ है या किसी को सांप वगैरह ने काट लिया है, तो भैया दिक्कत है। ठीक है, इमीडिएट एक्सपर्ट गाइडेंस ऑन डायग्नोसिस, भाई कैसे डायग्नोस करें, कैसे मैनेज करें, प्रिवेंशन कैसे करें पॉइजनिंग का, केमिकल, ड्रग्स या हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जिस किसी से भी उसे हो गया है, प्लांट एनिमल विनोम, विनोम मतलब जहर, या एनवायरनमेंट कोई खा लिया है बाहर, एनवायरनमेंट में पत्ते कुछ खा लिए हैं। PIC सर्व्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल एज वेल एज जनरल पब्लिक वाया हेल्पलाइन। ठीक है ना, या तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या जो पब्लिक होती है उसको फोन ऑन करो तो वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। ऑफरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन फर्स्ट एड, किस पे दे रहे हैं कि तुरंत अच्छा ऐसा हुआ तो सबसे पहले आप ये काम करो, ये बताएगा। डिकंटेमिनेशन कैसे होगा कि किस तरह से बॉडी को जहर से जहर से बॉडी को क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ, जहर को बॉडी से बाहर निकाला जाए। एंटीडोट क्या होगा, क्या दिया जाए, यूनिवर्सल एंटीडोट वो लोग बोलते हैं लेने के लिए ज़्यादातर। एंड सपोर्टिव केयर, ठीक है, और क्या है सपोर्टिव केयर, क्या होगा, किस तरह से उसको और सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस सोर्स ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन ये नेक्स्ट आएगा अभी। ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट खत्म, डेफिनेशन हो गया। अब बात कर लेते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके, तो ड्रग इंफॉर्मेशन के सोर्सेस को हम लोग 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। सिंपल सी बात है, सबसे पहला जब ड्रग को लेकर कोई इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, रिसर्च से। ठीक है ना, तो जो रिसर्च है उसको हम लोग प्राइमरी सोर्स बोलते हैं, क्योंकि वो रियल इंफॉर्मेशन होती है। दीज कंटेन ओरिजिनल रिसर्च, क्या है यहाँ पे, ओरिजिनल रिसर्च है, साइंटिफिक स्टडीज है जो कि पब्लिश होती रहती हैं बहुत सारे जर्नल्स के अंदर रिसर्चर्स के द्वारा। अब एग्जांपल दे दोगे, जैसे जर्नल का एग्जांपल आ जाएगा, एक द लांसेट है और जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है। ठीक है, केस रिपोर्ट्स आते रहते हैं, पब्लिश्ड रिपोर्ट ऑन न्यू रेयर साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, कई बार होता है तो रिलीज होता रहता है। डिजर्शन है, थीसिस है, जो रिसर्च ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, वो अपनी रिसर्च करके
क्या करते हैं, डालते हैं। तो ये आ गया हमारा प्राइमरी सोर्स। इसका एडवांटेज क्या है, ये लेटेस्ट होती है, अपडेटेड होती है और डिटेल्ड साइंटिफिक डाटा होता है, डिटेल्ड, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, अब जाहिर सी बात है इसमें टाइम कंज्यूमिंग, टाइम लगता है, साल 2 साल 3 साल का रिसर्च करने में, और इसमें एक्सपर्ट इंटरप्रिटेशन रिसर्च। अब जैसे कि मैं टीचर हूं, मैं पीएचडी होल्डर नहीं हूं, ठीक है, तो रिसर्च नहीं कर सकता, तो क्या चाहिए इसके लिए, एक्सपर्ट। जो पीएचडी होल्डर है, जो लोग कर रहे हैं वही लोग कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। ओके, सेकेंडरी सोर्स आर द सोर्सेस दैट कलेक्ट। सेकेंडरी सोर्स क्या है, जो कलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, इंडेक्स, एक तरह से इंडेक्सिंग करता है, जैसे नहीं इंडेक्स होता हमारा बुक में, और समराइज करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्राइमरी लिटरेचर। कोई रिसर्च थी, बहुत बड़ी रिसर्च हुई उसमें, ठीक है, उसने क्या किया, कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज कर दिया, इंडेक्स बना दिया कि 100 लोगों को लिया, फिर ये मेडिसिन दी गई, इंडेक्सिंग हो रही है, मेडिसिन दी गई, ये हुआ, इंडेक्सिंग कर दिया और समराइज कर दिया कि फाइनली फिर ये रिजल्ट आया, उसको शॉर्ट फॉर्म में बना दिया। टू हेल्प यूजर्स इजीली लोकेट साइंटिफिक आर्टिकल एंड रिसर्च पेपर। इससे क्या है, साइंटिफिक पेपर, रिसर्च पेपर जो है हमको इजीली हम लोग लोकेट कर सकते हैं, कहाँ पर है, क्या थे और उसके बारे में क्या था, छोटी मोटी बातें होती हैं उसकी, ठीक है। एग्जांपल है इंडेक्स मेडिकल्स, पबमेड, मेडलाइन हो गया, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल एब्स्ट्रैक्ट्स। एडवांटेज क्या है, इजी लिटरेचर सर्च है, इजीली सर्च हो जाते हैं और टाइम बचता है इससे। डिसएडवांटेज क्या है, डज नॉट प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल। भाई यहाँ क्योंकि समरी है एक तरह की, तो कंप्लीट डिटेल नहीं होती है। टर्सरी सोर्स, अब क्या हो गया, जो रिसर्च होगी, जो चीजें फिक्स हो गई हैं, जैसे कि आज की डेट में हम लोग जो साइंस की बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, पुरानी रिसर्च जो फिक्स है, बदलेंगी नहीं, हो सकता है कहीं बदल भी जाए, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं है। तो ये क्या होती है, समराइज, फिल्टर और इंटरप्रेट प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज को इंटरप्रेट करती है, और यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट, जिसको हम यूजर फ्रेंडली मतलब जिसको हम आसानी से समझ सकें। एग्जाम्पल, टेक्स्ट बुक आ गई हैं, फार्माकोपियास आती हैं, कंपेंडिया, फॉर्मुलरीज आ गई हैं, या ऑनलाइन डाटाबेस आ गया है, ये उसके कुछ एग्जाम्पल है। एडवांटेज क्या है, इजी टू यूज, क्विक रेफरेंसेस, तुरंत हमें रेफरेंस मिल जाता है, बुक में चीजें होती हैं, वेल ऑर्गेनाइज चीजें होती हैं ना, बुक में टॉपिक वाइज चीजें अरेंज रहती है। डिसएडवांटेज क्या है, मे नॉट कंटेन द लेटेस्ट अपडेट। जो लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि रिसर्च में लेटेस्ट आती रहती है, जब बुक छप गई हो 4 साल 5 साल पुरानी है, अगर उसको आप पढ़ रहे हो तो लेटेस्ट अपडेट नहीं मिल पाती है, ठीक है। चलें आगे। नाउ इनलिस्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ लिवर फंक्शनिंग। लिवर फंक्शनिंग के टेस्ट की अगर हम बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में भी हम लोगों ने काफी सारा पढ़ रखा है। एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ देम, ठीक है। तो लिवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है, ब्लड टेस्टिंग होती है, जिसमें हम दुनिया भर की चीजें, कुछ एंजाइम्स, प्रोटीन वगैरह को चेक करते हैं और पता लगाते हैं कोई बीमारी है या नहीं है, ठीक है। दुनिया भर के टेस्ट हैं, सीरम, बिलिरुबिन, SGOT, ALT, ALP, GGT, इनको डिटेल में हमने बायोकेमिस्ट्री में ही पढ़ रखा है। तो आप लिस्ट बना देंगे, मैंने 10 बना दिया, आप 2, 4, 6 दे सकते हैं, कोई भी 2 इसमें आप एक्सप्लेन कर दोगे। जो बायोकेमिस्ट्री में था वैसे यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीरम बाइलिरुबिन यहाँ बता दोगे भैया कि ये क्या है, लेवल ऑफ बाइलिरुबिन इन ब्लड, ब्लड में बाइलिरुबिन का लेवल कितना है। बाइलिरुबिन जो होता है वो जो हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है, एंड इज प्रोसेस बाय द लिवर, और लिवर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। नॉर्मल वैल्यू उतनी रहती है, और 2 टाइप के होते हैं, कॉन्जुगेट और इनडायरेक्ट, अनकॉन्जुगेट। एक फ्री फॉर्म होती है और एक कॉन्जुगेट फॉर्म में होती है, प्रोटीन के साथ बंधा हुआ होता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जो कि हमारे सिलेबस में तो बताना पड़ेगा कि अगर बड़ा हुआ है इसका मतलब जॉन्डिस है, अगर कॉन्जुगेट वाला बड़ा हुआ है तो इसका मतलब लिवर की बीमारी है, हेपेटाइटिस या बाइल डक्ट हमारा ऑब्स्ट्रक्ट है, बाधित हो रखा है। इनडायरेक्ट वाला बड़ा हुआ है तो हीमोलिटिक एनीमिया होने की संभावना है। इसी तरह दूसरा टेस्ट SGPT है, ALT टेस्ट है, फुल फॉर्म याद रखेंगे, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेस या एलानिन एमिनो ट्रांसफरेज। ये एक एंजाइम है जो कि लिवर सेल से मौजूद होता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू ब्लड में इतनी पाई जाती है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, व्हेन लिवर सेल्स आर डैमेज, जब लिवर सेल्स डैमेज होते हैं किसी वजह से हो, तो ALT ब्लड में लीक होता है और उसका लेवल बढ़ जाता है। अभी कब कब इसका लेवल बढ़ता है, यानी कि लीक होने की संभावना कब कब है, चोट लगी तो अलग बात है, नॉर्मल कंडीशन में बढ़ रहा है इसका मतलब या तो हेपेटाइटिस हो सकता है, लिवर इन्फ्लेमेशन, ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी हो सकती है, सिरोसिस हो सकती है, तो कई सारी चीजें हैं। ALT कंसीडर्ड मोर स्पेसिफिक फॉर लिवर डैमेज देन AST, ये हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में डिटेल में समझा था कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो 2 थे, 2 आपने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर जो थी नॉर्मल वैल्यू और सिग्निफिकेंस, ये 2 बातें आपको पक्का बतानी है जो कि हमारे सिलेबस में है। देन एरर्स कवर हो चुका है पिछले ही क्वेश्चन नंबर 1 मतलब पिछले वाले पेपर के अंदर, तो उसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है हमने। फिर कह रहा है डिफाइन नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड राइट इट्स बेनिफिट एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन इट।
तो देखो, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ये एक तरह की संस्था है, ठीक है। ये एक तरह की संस्था है जो कि सर्टिफिकेट देती है कि हाँ, जैसे कि ISI एक सर्टिफिकेट है, मैं अपना कोई ब्रांड बनाऊं उसके ऊपर ISI मार्क हो जाएगा तो क्या बोलते हैं, अरे ISI मार्क है, अच्छा होगा। ठीक उसी तरीके से अगर NABH का ठप्पा लग जाए किसी हॉस्पिटल के ऊपर तो वो अच्छा है, स्टैंडर्ड क्वालिटीज को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो NABH इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, इज इंडिया प्रीमियर हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन बॉडी। हॉस्पिटल को जो मान्यता मतलब सर्टिफिकेट देता है, इस्टेब्लिश अंडर द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत ये गठित हुआ है। इट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाय इसका भी एक संस्था है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, उसके द्वारा इसे रिकॉग्नाइज किया गया है, मेकिंग इट गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर हेल्थ केयर क्वालिटी इन इंडिया। अगर किसी के पास NABH की मान्यता है, जब भी आप कभी आप अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर अब आप देखिएगा कि क्या NABH की वो है, उसके ऊपर एक्रेडिटेशन है। अगर है इसका मतलब वो अच्छे से सारी चीजों को, प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। एक मिनट, इसमें क्या हो गया ये, ओके, तो समझ से बाहर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको बाद में देखेंगे। अब इसका बेनिफिट, तो बेनिफिट ध्यान रखना, आप लोग डायरेक्ट याद कर लेते हैं और क्वेश्चन आता है कि बताओ NABH से पेशेंट्स को क्या बेनिफिट है, हॉस्पिटल को क्या बेनिफिट है, स्टाफ को क्या बेनिफिट है। ये अलग से क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग आ सकते हैं, तो इसीलिए तीनों को अलग अलग बता रखा। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपका हॉस्पिटल NABH से एक्रेडिटेड है तो पेशेंट की सेफ्टी इंप्रूव हो जाती है। इसका मतलब इंश्योर सेफर क्लिनिकल की, वहाँ पर जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है सेफ होती हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल अच्छा है, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस पहले से रहेगी, अच्छा हॉस्पिटल है। पेशेंट राइट प्रोटेक्टेड, पेशेंट के जो राइट्स हैं, हक हैं, जैसे कि रेस्पेक्ट, इन्फॉर्म कंसेंट, हर चीज उनसे पूछ कर बता के की जाएगी, एंड डिग्निटी, ऐसा नहीं कोई बूढ़ा है या कुछ और चीज़ है तो उसको मान सम्मान बीमारी के हिसाब से किया जाए, ऐसी चीजें नहीं होंगी। बेटर क्वालिटी ऑफ केयर मिलती है, ठीक है, यानी कि एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट होगा सारा। ट्रांसपेरेंसी इन सर्विसेज, जो भी सर्विसेज है वो ट्रांसपेरेंट रहती हैं, पेशेंट को उसके डायग्नोसिस, कॉस्ट और ट्रीटमेंट के बारे में सब कुछ बताया जाता है। एफिशिएंट ग्रीवियंस रिड्रेसल, वहां पर अगर कोई दिक्कत हुई है तो वहां पर उसको, उस दिक्कत को सुनने वाली टीम भी मौजूद होएगी, ठीक है। हॉस्पिटल को क्या बेनिफिट मिलता है, सबसे बड़ी बात क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता बढ़ती है लोगों के बीच में। एक्सेस टू इंश्योरेंस टाई अप, इंश्योरेंस, आजकल लोग इंश्योरेंस लेते हैं, फायदा होता है ना इंश्योरेंस का, तो वो भाई इंश्योरेंस वालों को फायदा होता है, इंश्योरेंस वाले तो इनडायरेक्टली हॉस्पिटल को फायदा होता है कि जितने हॉस्पिटल इंश्योरेंस वाले से जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं फायदा रहता है। तो अगर आप NABH से एक्रेडिटेड है तो इंश्योरेंस कंपनी को भी लगता है कि हाँ ये हॉस्पिटल सही है, इससे टाई अप करेंगे तो ओके है, हमको भी फायदा है, उनको भी फायदा है, ठीक है। कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, अब ऐसा नहीं कि एक बार मान्यता मिल गई खत्म, हर साल 2 साल में टीम आती है, चेक करती रहती है कि लगातार आप इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, जो चीजें थोड़ी बहुत रह गई हैं या उतना तो मेंटेन किए हुए हैं जितना था। इंप्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, आपकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है यानी कि काम करने की क्षमता है वो इंप्रूव होती है। क्यों? क्योंकि अब आपको मान्यता मिल गई, अगर वो रद्द होती है तो फिर मामला गड़बड़ है। तो आप उसको बरकरार रखने के लिए अपनी क्या कर रहे हैं, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी उसे इंप्रूव करते रहते हैं। कॉम्पिटिटिव एज, अब कॉम्पिटिशन, अच्छा क्या होता है, अगर मान लो सामने वाला हॉस्पिटल को NABH की मान्यता है, इसको नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपने आप को बेटर करेगा और मान्यता लेने की कोशिश करेगा, कि अपनी चीजों को अच्छा करेगा, ठीक है। हेल्थ केयर स्टाफ, स्टाफ को क्या फायदा होता है, डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर स्टाफ को, अगर आप NABH से एक्रेडिटेड हैं तो SOP बनती है और हर स्टाफ को अपना अपना काम बिल्कुल सटीक तरीके से पता होता है, क्लैरिटी होती है जॉब को लेकर के। ऑनगोइंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, अब ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो हो गया, हर 6 महीने में स्टाफ की ट्रेनिंग होती रहती है कि अब कुछ चीजें जो नई आई हैं तो उसको ऐसे करना है वैसे करना है। सेफर वर्क एनवायरनमेंट, और वर्क एनवायरनमेंट सेफर होता है, क्यों? क्योंकि ये NABH की गाइडलाइन है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, इन्फेक्शन कंट्रोल वगैरह है तो उनको टाइम टाइम पे जो स्टाफ होता है उनको वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट लगता रहता है हॉस्पिटल की तरफ से, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। एक और है इसमें बेनिफिट टू ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम, जो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है उसको क्या बेनिफिट है, वहां सब कुछ स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है। प्रमोट नेशनल स्टैंडर्ड फॉर क्लिनिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस,
जो डेवलप्ड कंट्री वहाँ पे पूरा सब हर एक चीज़ स्टैंडर्डाइज है, तो हम कहते हैं ना अरे वो तो स्टैंडर्ड डेवलप्ड कंट्री हुआ तो सब कुछ एक जैसा ही है, तो वो स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है। सपोर्ट्स गवर्नमेंट स्कीम को सपोर्ट मिलता है। NABH हॉस्पिटल आर ऑफन प्रीफर्ड फॉर आयुष्मान भारत एंड CGHS इम्पैनलमेंट, मतलब जो कि गवर्नमेंट सुविधाएं हैं वो इन्हीं हॉस्पिटल को दी जाती है, किसी दूसरों को नहीं दी जाती हैं। बूस्ट मेडिकल टूरिज्म मतलब अगर आप NABH से एक्रेडिटेड हैं, अच्छे हॉस्पिटल हैं, लिस्ट में है NABH के, तो जो विदेशी लोग हैं, क्योंकि जैसे अमेरिकन है कोई, तो वहाँ पर कोई चीज़ अगर $1000 यानी कि 80,000 रुपये में हो रही है, या आज के 90,000 में हो रही है, हो सकता है वही चीज़ यहाँ इंडिया में 50,000 की 30,000 की हो रही हो, तो सस्ता होता है चीज़ें। तो टूरिज्म यानी कि बाहर के पेशेंट इंडिया में आते हैं क्योंकि वहाँ पे सेम ही चीज़ें हो रही हैं, सेम डॉक्टर है, सेम फैसिलिटी है, सस्ते में करवा रहे हैं। हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग, एक्रेडिटेड डाटा हेल्प इन हेल्थ पॉलिसी डेवलपमेंट एंड क्वालिटी बेंचमार्क्स, तो पॉलिसी वगैरह जो बनती है उसमें ये हेल्प करता है। अब फार्मासिस्ट के रोल वही सारे हैं, मेडिकेशन को मैनेज करना, प्रिवेंशन ऑफ मेडिकेशन एरर, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ ड्रग रिकॉर्ड, इसमें आप लिख देना इसको, इन्वेंट्री कंट्रोल करेगा, ठीक है ना, पेशेंट काउंसलिंग, पार्टिसिपेशन इन हॉस्पिटल कमेटी, फार्माको विजिलेंस एक्टिविटी, वो पीछे जो पढ़ चुके वही सारी एक्टिविटी वही यहाँ पे भी करेगा, कुछ अलग नहीं है, बट उसको और इम्प्रूव तरीके से होंगी। इंश्योरिंग कॉम्प्लायंस विद NABH स्टैंडर्ड, और वो सुनिश्चित करेगा कि ये सारी चीज़ें NABH के स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रही हो। ओके, चलिए नेक्स्ट है हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है भैया। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है? हॉस्पिटल के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जो कि दवाइयों का लेन देन करता है, ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट विद इन अ हॉस्पिटल जो कि प्रोक्यूर करेगा, स्टोर करता है, कंपाउंडिंग करता है, डिस्पेंस करता है, मैनेज करता है मेडिकेशन को फॉर इनपेशेंट एंड आउटपेशेंट अंडर ए लाइसेंस फार्मासिस्ट सुपरविजन। फार्मासिस्ट के देख रेख में ये सारे जो फार्मेसी के काम होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, उसको हम हॉस्पिटल फार्मेसी कहते हैं। क्या स्कोप है, अब ये चीज़ समझनी है। जो हमारे पास वो होती है एक मेडिकल स्टोर जनरल होता है, उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। हॉस्पिटल फार्मेसी बहुत सारे काम करती है, उसका स्कोप बढ़ जाता है। पहला, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, फार्मासिस्ट रिव्यू करेगा प्रिस्क्रिप्शन को, ड्रग इंटरेक्शन को, एलर्जी को, ऑप्टिमल डोजिंग को रिव्यू करता है। बाहर वाला जो होता है उसमें भी करता है, बट इतना रोल नहीं होता उसमें पे इतना। वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन जो पढ़ चुके हैं हम लोग, वो यहाँ पर करते हैं फार्मासिस्ट, यानी कि हॉस्पिटल फार्मेसी के अंडर आ गया। थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ड्रग की मॉनिटरिंग हो रही है कि प्रॉपर ड्रग लेवल हो रहा है बॉडी के अंदर, नहीं हो रहा है। एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप, एंटी माइक्रोबियल को रोकने के लिए जो प्रोग्राम चलते हैं वो उनमें पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। ये हो गया क्लिनिकल फार्मेसी के जो सर्विसेज होते हैं, ठीक है। बात करते हैं ड्रग डिस्पेंसिंग, ये तो नॉर्मल है, हर कोई करेगा। इन पेशेंट होगा, जो लोग एडमिट हो रखे हैं उनके लिए ड्रग दवाइयों की सप्लाई होगी। आउट पेशेंट तो उनको क्या होगा, दवाइयां दी जाएंगी। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग अगर हो रहा होगा तो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग करेंगे। ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग सिस्टम, मतलब एक तरह का डिस्पेंसिंग सिस्टम है, आप जिस किसी को भी चाहे, इन पेशेंट को हो, आउट पेशेंट को हो, एक एक लाइन लिख देंगे अपने हिसाब से, ठीक है। बात समझा, लिख लेंगे ना, इंश्योर एक्यूरेट मेडिकेशन सप्लाई, एक एक लाइन में लिख दिया ताकि आप लोग उसको एक लैंग्वेज बनाने में आसान रहे। देन स्टेराइल एंड नॉन स्टेराइल कंपाउंडिंग, या सिंपल हम लिख सकते हैं कंपाउंडिंग, हर तरह की कंपाउंडिंग होती है यहाँ पर। IV एडमिक्सचर बनता है, TPN प्रिपेयर होता है, ठीक है, कीमोथेरेपी की प्रिपरेशन होती है। हजार्डस ड्रग हैंडलिंग, जो हजार्डस ड्रग साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं उनकी हैंडलिंग प्रॉपर तरीके से होती है। सेफ प्रिपरेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक रेडियो फार्मास्यूटिकल्स वगैरह जो भी है उनका एक अलग तरीके से हैंडलिंग चल रही है। पेडियाट्रिक एंड जेरियाट्रिक फॉर्मुलेशन उनका अलग चल रहा है। ये सब चीज़ें आपको बाहर की जो होती है ना करके अपने कम्युनिटी फार्मेसी उसमें देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारे इसके स्कोप है, मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ की फार्मेसी में हो रहे हैं, यानी कि एक कहीं ना कहीं अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो तो आपकी एक जॉब है यहाँ पर, आप इसमें एक्सपर्ट हो रहे हो तो ये एक जॉब है यहाँ पर आपकी। फार्मेसी करने के बाद भी आप अब आने वाले टाइम पे जॉब स्पेसिफिक होने वाले हैं, यानी कि स्कोप बहुत बढ़ने वाला है। फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी का रोल है, वहाँ पर आप फॉर्मुलरी मैनेजमेंट करते हो, कौन सी दवाइयाँ होनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, कौन सी नहीं होनी चाहिए। ड्रग पॉलिसी का डेवलपमेंट करते हो, मेडिकेशन एरर का प्रिवेंशन करते हो, कोई एरर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, भविष्य में ना हो, वो सारी चीज़ों में आपका रोल रहता है। ड्रग इन्फॉर्मेशन एंड फार्माकोविजिलेंस, ड्रग इन्फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं अभी हम लोग, ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर और पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि भाई कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ है तो उसको रिपोर्ट करना, ठीक है, और क्यों हुआ, किस लिए हुआ, उसकी छानबीन करना, भविष्य में दोबारा ना हो उसको देखना। पेशेंट की काउंसलिंग, ये तो है ही है। इन्वेंट्री एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन्वेंट्री में सब कुछ आ गया। प्रोक्यूरमेंट, एक्सपायरी मैनेजमेंट और इमरजेंसी ड्रग स्टॉक।
रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल, ये भी यहाँ की फार्मेसी के अंदर होता है। ड्रग, कुछ नए ड्रग्स होते हैं जिनको ट्रायल का अप्रूवल मिलता है, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पर ये रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल को मैनेज करते हैं। ठीक है, फेज 3 और 4 की बात हो रही है। फार्माको इकोनॉमिक स्टडीज होती हैं, फार्माको इकोनॉमिक कॉस्ट बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट, 2 दवाइयाँ, एक सस्ती एक महंगी, ठीक है, दी जा रही है, उसको एनालिसिस किया जा रहा है, 2 4 6 पेशेंट होते हैं, उनको वॉलंटरीली इन्वॉल्व किया जाता है, भाई ऐसा ऐसा है। ठीक है, न्यू ड्रग एवोल्यूशन वही आ गया, ड्रग ट्रायल, कोई नई ड्रग आ रही है, अब अप्रूव होकर आ चुकी है, तो उसकी सेफ्टी और एफिकेसी को रखा जाता है, खास पेशेंट को दिया जाता है, उससे लगातार उनके टच में रहा जाता है, उनसे फीडबैक लेते रहते हैं। स्पेशलाइज्ड फार्मेसी सर्विसेज, कुछ खास स्पेशलाइज्ड फार्मेसी जैसे कि ऑन्कोलॉजी फार्मेसी। अब ये फार्मासिस्ट केवल और केवल कैंसर डिपार्टमेंट में काम देखेगा, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी वगैरह सब कुछ। क्रिटिकल केयर फार्मेसी, आईसीयू एनआईसीयू वाला, ये फार्मेसी इसके काम ही अलग होंगे। यहाँ पे जो फार्मासिस्ट है वो अलग लेवल का काम कर रहा है। साइकेट्रिक फार्मेसी, तो ये स्पेशलाइज्ड फार्मेसी, मैंने कहा ना, अब जिस तरह से डॉक्टर्स के डिपार्टमेंट हैं तो उनके पास पेशेंट भी उसी तरीके के हैं, तो आने वाले टाइम पे फार्मासिस्ट को उन्हीं तरीके की पेशेंट को काउंसलिंग करना, उन्हीं तरीके के पेशेंट केयर करना, तो कहीं ना कहीं फार्मेसी का भी आगे जाके क्या होने वाला है, स्पेशलाइजेशन होने वाला है। समझना बात को, ठीक है। एजुकेशन ट्रेनिंग ये तो रहता ही रहता है, टीचिंग, हॉस्पिटल्स रोल्स वगैरह, जो भी फार्मेसी स्टूडेंट या इंटर्न्स वगैरह आते हैं उनको टीच करना, और कंटिन्यूइंग फार्मेसी एजुकेशन, अपडेट स्टाफ ऑन न्यू ड्रग्स, जो भी स्टाफ है नए ड्रग के बारे में या गाइडलाइंस के बारे में बताना। तो बहुत स्कोप है ये जो हॉस्पिटल फार्मेसी है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारा स्कोप है। स्कोप मतलब बहुत सारी काम होते हैं और हर काम के लिए आपके पास वैकेंसी रहेगी वहाँ पर। नाउ डिफाइन ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम एंड क्लासिफाई। ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होता है, ड्रग से रिलेटेड होने वाले इश्यूज वगैरह, ठीक है। जब हम कोई मेडिकेशन लेते हैं विच कैन नेगेटिवली अफेक्ट द हेल्थ आउटकम ऑफ पेशेंट, तो उसे कहते हैं ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है ना। हमने कोई दवाई ली और वो नेगेटिवली पेशेंट की हेल्थ को और ज़्यादा खराब कर रही है, ठीक है। इसी क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी टू गाइड फार्मासिस्ट इन, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज है जिससे कि हम फार्मासिस्ट उसको डायग्नोज कर सके। जैसे थेरेपेटिक प्रॉब्लम है, मेडिकेशन एडहेरेंस प्रॉब्लम है, फार्माकोडायनेमिक प्रॉब्लम है। टोटल मैंने यहाँ पर 9 कर रखी है। अब 9 जो 9 की 9 है उनको मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ साथ। तो डिफाइन हो गया भाई ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होती है, दवाई दी जा रही है लेकिन कुछ समस्या आ रही है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, कुछ मामला गड़बड़ हो रहा है, तो क्लासिफाई करते हैं उसको। अब हम लोग क्लासिफाई करते हैं, पहला है थेरेपेटिक। थेरेपेटिक प्रॉब्लम ऑकर व्हेन द डिजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ मेडिसिन नॉट अचीव, जो हम असर चाहते हैं वो असर आ ही नहीं रहा है। क्यों? गलत दवा दे दी गई है, डोज कम है, या अनट्रीटेड मेडिकल कंडीशन, या कुछ और ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो मतलब एक से साथ 2 बीमारियां होती हैं, 2 को तो हम देख रहे हैं, तीसरी बीमारी को हम नोटिस ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से पहली 2 बीमारियां ठीक होते फिर बढ़ जा रही है, ठीक है। मेडिकल एडहेरेंस प्रॉब्लम, दवाइयां जिस हिसाब से बोली गई हैं उस हिसाब से पेशेंट नहीं खा रहा है, ठीक है, इसमें मिसिंग डोज आ गया, ट्रीटमेंट जल्दी रोक दिया, टेकिंग रॉन्ग डोज, गलत समय पे गलत डोज ले रहा है। फार्माकोडायनेमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी और ड्रग इंटरेक्शन अफेक्टिंग ड्रग एक्शन, ठीक है, जो ड्रग का इफेक्ट है, जैसे कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है या ड्रग का एंटागोनिज्म हो रहा है, विरोधाभास हो रहे हैं 2 ड्रग। एक्सेसिव ड्रग इफेक्ट, ड्रग का बहुत ज्यादा असर हो रहा है। देन फार्माकोकाइनेटिक, यानी कि बॉडी क्या कर रही है दवाई के साथ, हो सकता है बॉडी एब्जॉर्ब ना कर रही हो दवाई को सही से, लिवर डिजीज है जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो रखा है, रीनल इंपेयरमेंट है जिसकी वजह से दवाई बॉडी के अंदर इकट्ठी हो रही है, टॉक्सिसिटी क्रिएट हो रही है, तो कुछ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। प्रिवेंटिव ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, दिस ऑकर्स व्हेन प्रिवेंटिव ड्रग थेरेपी इज नीडेड, प्रिवेंटिव ड्रग थेरेपी बट नॉट प्रोवाइडेड, मतलब प्रिवेंशन किया जा सकता था, बीमारी ना हो, लेकिन वो नहीं किया गया। वैक्सीन दी जा सकती थी, नहीं दी गई। लैक ऑफ प्रोफाइलेक्टिव एंटीबायोटिक, एक कोई बीमारी है उससे कोई दूसरी और बीमारी होने की संभावना है, लेकिन उसके लिए दूसरी अर्ली एंटीबायोटिक नहीं प्रोवाइड की गई, तो एक बीमारी थी दूसरी भी हो गई। मिसिंग सप्लीमेंट लाइक आयरन और फॉलिक एसिड, है ना, जैसे मान लो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसका इलाज चल रहा है, अब उसकी बॉडी में आयरन और फॉलिक एसिड की कमी होगी, साथ में नहीं दी गई, मिस हो गया किसी वजह से, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दिस इज द प्रिवेंटिव ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। पेशेंट स्पेसिफिक प्रॉब्लम, पेशेंट से लेकर के उसकी एज, उसको कोई एलर्जी है, प्रेगनेंसी है या कोई बीमारी है,
ठीक है। किसी ड्रग से एलर्जी है तो कई बार दिक्कत हो जाती है। ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं कुछ प्रेगनेंसी के अंदर, डॉक्टर कई बार ध्यान नहीं दे पाया तो दिक्कत है। डोज एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट इन चिल्ड्रन और एल्डरली, एक नॉर्मल डोज से चलती है, बच्चों में बड़ों में थोड़ा सा डोज एडजस्ट करनी पड़ती है, अगर वो नहीं हो पाया है तो प्रॉब्लम आती है। ड्रग सिलेक्शन इशू, ठीक है, गलत दवा चूज कर ली है या डुप्लीकेट थेरेपी, एक ही फैमिली के 2 दवाइयाँ चला दी हैं, फायदा क्या होगा? सो कुछ नहीं होगा। मोर एक्सपेंसिव ड्रग यूज्ड व्हेन चीपर, महंगी दवाइयाँ चला दी जबकि सस्ती दवाइयाँ अवेलेबल थी, तो एक इशू ये हो जाता है। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर, फाइनेंशियल कंडीशन, बेचारा गरीब है, ठीक है, तो पेशेंट अनेबल टू अफोर्ड मेडिसिन, छोड़ रहा है दवाइयाँ, 3 वक्त बोला 2 ही वक्त की खा रहा है। लैक ऑफ एजुकेशन अबाउट थेरेपी, थेरेपी के बारे में पूरा नहीं पता है तो उसको सीरियस नहीं ले रहा है। पुअर फैमिली सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो बेचारा फिर दवाइयाँ नहीं खा पाता है, इलाज नहीं करवा पा रहा है। ड्रग स्टोरेज और हैंडलिंग प्रॉब्लम, कुछ लोग ड्रग को सही से स्टोर नहीं करते हैं। हीट, पता चला सिरप वगैरह है धूप में छोड़ दिया है, आई ड्रॉप है धूप में छोड़ दिया है। इम्प्रॉपर रेफ्रिजरेशन, रखना था फ्रिज में रख दिया है फ्रीजर में, है ना, जम जाती है, बेकार हो जाती है। एक्सपायर्ड मेडिसिन, दवाइयाँ रखी हुई हैं, एक्सपायर हो गई हैं, खा रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये सारी ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन है 3 नंबर का, तो आप कम से कम 6 पॉइंट इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अब ये यहाँ पर एक कोल्ड किट मैकेनिज्म, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आगे आने वाला है और यहाँ बच्चों को दिक्कत रहती है। मैंने क्लास में इसको एक्सप्लेन भी किया था, अब जो बच्चे इसको पहली बार देख लें इसको समझे। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, जो रेडियो एक्टिव दवाइयाँ होती हैं, ये दी कैसे जाती हैं, बॉडी के अंदर पहुँचती कैसे हैं, तो ये थोड़ा सा नॉलेज के पर्पज, क्योंकि ये समझ में अगर आ जाएगा तो इसका अगला जो क्वेश्चन है डिस्पेंसिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, वो यूं समझ में आ जाएगा। तो ये समझने के लिए चाहो तो इसको एग्जाम में एक्सप्लेन भी कर सकते हो, समझो। कोल्ड किट का एक तरीका है, कोल्ड किट कहा जाता है जब रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, कोल्ड किट। कोल्ड किट कंटेन ऑल द नॉन रेडियो एक्टिव केमिकल, बात समझ में आ रही है? कोल्ड किट मतलब एक तरह कह लो कि हमारे पास हम एक दवाई खाते हैं, नॉर्मल दवाई खाते हैं, उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं है, लेकिन फिर हम उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिला देते हैं, समझो बात को। कोल्ड किट क्या होती है, कंटेन ऑल नॉन रेडियो एक्टिव केमिकल्स, एक दवाई तैयार की गई, केमिकल तैयार किया गया, उसके अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव पार्ट नहीं है लेकिन बॉडी में डाला जाएगा वो, तो उसको हम कोल्ड किट कहते हैं। नीडेड टू मेक द ड्रग, दवा बनाने के लिए इसकी जरूरत है, बट इट लैक द रेडियो एक्टिव स्पार्क, ये जो कोल्ड किट है इसके अंदर कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं है। अब हो क्या रहा है, समझो बात को। द किट या द कोल्ड पार्ट, एक स्टेराइल वैक्यूम सील्ड वाइल होता है, ठीक है, लिक्विड वाइल है। अब इसके अंदर 2 पार्ट हैं, एक है लिगेंड, द स्पेसिफिक केमिकल। अब इसके अंदर जो मेन केमिकल है जो कि टारगेट करेगा हमारे ऑर्गन्स को, बोन्स को, हार्ट को या किडनी को, जो हमारी किडनी या बोन तक इजीली जाता है, उसमें जाके इजीली अटैच होता है उससे, उसको लिगेंड कहते हैं। स्टेनलेस क्लोराइड, एक रिड्यूसिंग एजेंट डाला जाता है, ये क्रूशियल इंग्रेडिएंट होता है जो कि हेल्प करता है आइसोटोप, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हम डालते हैं ना उसको रिड्यूस कर देता है और उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को इस वाले केमिकल से बाइंड करने में हेल्प करता है। इसका लाइव एग्जांपल अभी दिखाऊंगा मैं, जो नीचे दिया हुआ है, तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। स्टेबलाइजर बफर ये होते ताकि वो हमारा सैंपल मेंटेन रहे, खराब ना हो। अब आइसोटोप, ये हमारा कोल्ड हो गया। आइसोटोप यानी कि जो रेडियो एक्टिव वाला पार्ट होता है उसे हॉट पार्ट बोला जाता है, यूजुअली टेक्नेटियम 99M या इस तरह से लिखा जाता है, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रेश डेली फ्रॉम जनरेटर इन द फार्मेसी। ये एक वर्ड होता है, अभी मैं जब इसका आंसरिंग करूंगा ना तो उसमें ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, इसीलिए यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। जनरेटर मतलब इस रेडियो एक्टिव केमिकल को फ्रेश तुरंत के तुरंत जनरेट करके पैक करते हैं हम लोग। द लेबलिंग रिएक्शन, लेबलिंग का मतलब यहाँ पे वाला लेबल नहीं है, लेबलिंग का मतलब ये क्या है, व्हेन द रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज इंजेक्टेड, अब इसको हम इसके अंदर कोल्ड वाले पार्ट के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, समझना, टू द कोल्ड किट वायल द स्टेनलेस क्लोराइड, ये जो स्टेनलेस क्लोराइड है रिड्यूस द आइसोटोप, इस आइसोटोप को रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करवाएगा इनटू केमिकल स्टेट वेयर इट क्लिंग, अब ये चिपक जाएगा लिगेंड को, जो हमारा मेन केमिकल था, दिस क्रिएट ए कॉम्प्लेक्स। अब हमारा रेडियो फार्मास्यूटिकल्स तैयार हो गया, ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया है। ये जो फाइनल प्रोडक्ट है, द वंस कोल्ड किट इज नाउ हॉट, जो पहले कोल्ड थी अब वो हॉट हो गई है, रेडियोएक्टिव हो गई है, एंड रेडी टू बी इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट। ये बच्चों को थोड़ा समझ में नहीं आता है, इसलिए यहां पे डिटेलिंग करी है कि अब ये पेशेंट के अंदर जाने के लिए रेडी है। रियल वर्ल्ड का एग्जांपल ले, ये ऐसे कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया।
बोन स्कैनिंग, हमको बोन को स्कैन करना है कि भाई बोन में कोई ट्यूमर या कोई फ्रैक्चर है तो अंदर किस टाइप का है, डायरेक्ट समझ में ही नहीं आ रहा है। हमने क्या की, एमडीपी किट तैयार की। एमडीपी किट क्या समझते हैं? टू परफॉर्म बोन स्कैन टू लुक फॉर फ्रैक्चर या कैंसर, फार्मासिस्ट यूजेस एन एमडीपी मिथाइलिन डाइफॉस्फोनेट कोल्ड किट। ये हमारा मेन केमिकल है। इस केमिकल की खासियत क्या है? द कोल्ड किट अ वाइल कंटेनिंग एमडीपी पाउडर, ये पाउडर होता है ऑन इट्स ओन एमडीपी हैज एफिनिटी। इसकी खुद की एक पावर है कि ये बोन के अंदर मिनरल्स होते हैं ना, उनके साथ जाकर के चिपक जाएगा, लेकिन किसी प्रकार का, भाई रेडियोएक्टिव तो है नहीं तो सिग्नल नहीं भेज सकता किसी प्रकार का, लेकिन बोन के अंदर जो मिनरल्स हैं उनसे चिपकने की क्षमता है, यानी कि बोन के एक एक पार्ट में जाके चिपक जाएगा। तो अगर ये सिग्नल भी भेज देता तो हमें पूरी स्कैनिंग मिल जाती बोन की। अब समझो क्या हुआ, हमने एक्टिवेट किया। फार्मासिस्ट ने 2 से 5 ml सोडियम पर टेक्नेटियम डाल दिया, किसमें? एनडीपी वाइल के अंदर। रिजल्ट क्या आया? द टेक्नेटियम बाइंड टू द एमडीपी। ये टेक्नेटियम था इस एमडीपी से बाइंड हो गया। अब पेशेंट जो है वंस इंजेक्टेड, अब ये जो एक्टिवेटेड वाला है पेशेंट के अंदर डाला जाएगा। एमडीपी एक्ट लाइक डिलीवरी ट्रक। अब ये जो एमडीपी है ना, ये ट्रक की तरह काम कर रहा है, अपने साथ किसको लोड करके लेके जा रहा है? इस रेडियोएक्टिव पार्टिकल को। कैरिंग द रेडियोएक्टिव टेक्नेटियम स्ट्रेट टू द पेशेंट बोन, सीधा पेशेंट की बोन में लेके जाएगा। अ गामा कैमरा, जो गामा कैमरा होता है, देन डिटेक्ट द रेडिएशन फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द बोन्स। अब बोन्स से जो रेडिएशंस आ रहे हैं, ठीक है, उस रेडिएशन को गामा कैमरा कैप्चर करता है और इमेज तैयार करवा रहा है। तो रेडियोएक्टिव के पास बोन के अंदर मिनरल से चिपकने की क्षमता नहीं थी, एमडीपी के पास बोन के अंदर जो उसके मिनरल्स होते हैं उनसे चिपकने की क्षमता थी। तो एमडीपी ने इस रेडियोएक्टिव को अपने साथ पकड़ लिया और वहां तक ले गया, फिर वहां से जो रेडिएशन निकले उसे गामा कैमरा ने कैच कर लिया, तो वहां की इमेज मिल जाती है हमें। ठीक है, अब बात समझ में आई, अब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो कितना एडवांस हो गई है चीजें। कहीं कहीं लगता ना चीजें देखते हो, लगता कहाँ कैसे क्या क्या चीजें होगी। एक्सप्लेन डिस्पेंसिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन करोगे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को, जो कि हम डिफाइन पहले कर चुके तो मेंशन कर दिया है। अब डिस्पेंसिंग, अब अगर डिस्पेंसिंग में मैं डायरेक्ट बताता क्या, इन इंडिया दिस प्रोसेस इज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड बाय एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ये बताना जरूरी है, एमसीक्यू कई बार आता है। और अलारा प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। अलारा मतलब एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, जितना कम से कम हो सके उतना यूज करें ताकि रेडिएशन मिनिमम हो। अब प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहला प्रिंसिपल है टाइम, मिनिमाइज द टाइम स्पेंट हैंडलिंग द रेडियोएक्टिव मटेरियल। जितना हो सके कम से कम टाइम मटेरियल के साथ स्पेंड करें, ये प्रिंसिपल थोड़ा सा बताना पड़ेगा। डिस्टेंस, जितना हो सके रेडियोएक्टिव से अपनी दूरी बना के रखें, उसके लिए आपको टोंग्स या रिमोट हैंडलर्स होते हैं पकड़ने के लिए, उसका इस्तेमाल करेंगे। और शील्डिंग, जो भी वर्क करेंगे उसको मिलाने लाने वाला, वो एक लीड या टंजस्टेंट सिरिंज शील्ड होती है, उसके अंदर करेंगे ताकि रेडिएशंस बाहर ना आए। खैर, ये प्रिंसिपल आप नहीं भी देंगे तब भी चल जाएगा, आप डायरेक्ट डिस्पेंसिंग से लिखेंगे तब भी आपका ओके है आंसर। अब डिस्पेंसिंग देखो, अगर मैं डायरेक्ट इसको समझाता, द प्रोसेस फॉलो अ जस्ट इन टाइम मॉडल, तुरंत के तुरंत वाला। जो कोल्ड किट थी उसके अंदर तुरंत हॉट यानी कि रेडियोएक्टिव आइसोटोप डाला जाता है और फिर तुरंत इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जस्ट इन टाइम। अब समझ में आ रहा होगा, बिकॉज रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैव वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ, इसकी लाइफ बहुत छोटी होती है। दे लूज देयर पोटेंसी रैपिडली, ये बहुत तेजी से अपनी जो क्षमता खो देते हैं। अब स्टेप 1, वेरिफिकेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। जैसी प्रिस्क्रिप्शन आएगा, जो फार्मासिस्ट है उसे वेरीफाई करेगा। ऑल ऑर्डर्स मस्ट बी साइंड बाय ऑथराइज्ड न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन। जो न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन है उसके द्वारा ही साइन किए हुए हैं, ये इसको चेक करेगा। ठीक है, अब उसके बाद पेशेंट की आइडेंटिटी, पेशेंट वही है, प्रोसीजर को देखेगा, रेडियो आइसोटोप को चेक करेगा एंड द प्रिस्क्राइब एक्टिविटी, यानी कि उसको मेजर करेगा इन मिलीक्यूरी या मेगा बैक्टीरियल में, जो भी सारी चीजें हैं वो यहाँ पे अपनी परफॉर्म करेगा। स्टेप 2, प्रिपरेशन, अब वो उसको तैयार करेगा। मोस्ट रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर डिस्पेंस्ड एज कोल्ड किट। अब मैं यहां बताता कोल्ड किट ऐसा होता है तो आपको समझ में नहीं आता। अब कोल्ड किट बोल रहा हूं, आपको अब तुरंत समझ में आएगा, अच्छा ठीक है कोल्ड किट, ठीक है। कह रहा है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कोल्ड किट के तौर पे डिस्पेंस किए जाते हैं, मतलब हमारे पास आते हैं, जो कि एक नॉन रेडियो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं। अब यहाँ आपको आंसर क्लियर समझ में आ रहा होगा। विच आर देन लेबल्ड, अब उसको लेबल्ड किया जा रहा है। लेबल मतलब उसके अंदर ऐड किया जा रहा है रेडियो आइसोटोप। कहानी आपको समझ में आ रही होगी, जैसे कि टेक्नेटियम 99M फ्रॉम अ जनरेटर,
अब जनरेटर वर्ड आ गया जिसको जनरेटर से हमने फ्रेशली निकाला हुआ है। दिस मस्ट बी डन इन एन ISO क्लास 5 एनवायरमेंट। पूरा एक चैम्बर होता है, उसके अंदर इसको करना है। लैमिनर एयर फ्लो हुड होता है ताकि कोई बैक्टीरिया वगैरह ना आ जाए। लोकेटेड विद इन अ लीड शील्ड हॉट सेल, लीड का बना हुआ होता है, उस चैम्बर के अंदर ही हाथ डूट डाल के अपना, या बाहर से टोंग्स होते हैं, मिलाना होता है। अब डोज का कैलिब्रेशन होता है, मेजरमेंट। अनलाइक रेगुलर पिल्स, जैसी रेगुलर पिल्स होती हैं, दीज आर मेजर्ड बाय रेडियो एक्टिविटी। पिल्स में हम ग्राम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं रेडियो एक्टिविटी कितनी मिलानी है हमें, नॉट जस्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम से मतलब नहीं है, कितना रेडियो एक्टिव बनाना है हमें उसे। द फार्मासिस्ट प्लेसेस द सिरिंज इन अ डोज कैलिब्रेशन, सिरिंज को डालता है डोज कैलिब्रेशन में टू इंश्योर द डोज इज विद इन ±10%, इससे कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट में। अब लेबलिंग, सिरिंज भर ली, अब वो जो सिरिंज को वायल में डाल देगा, जो कि लीड कंटेनर के अंदर रखी हुई है, मिक्स कर देगा। इस लीड कंटेनर को हम लोग पिक भी बोलते हैं, एंड लेबल्ड कर देगा। ठीक है, द नेम ऑफ द रेडियो न्यूक्लाइड, कि भाई कौन सा आपने उसके अंदर डाला है, द एग्जैक्ट अमाउंट, कितनी रेडियो एक्टिविटी है, एक्सपायरी टाइम क्या रहेगा, और स्टैंडर्ड रेडियो एक्टिव ट्राइफॉल सिंबल, जो रेडियो एक्टिव का सिंबल होता है वो लगा देगा उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिव मेडिसिन है ये। बात समझ में आ रही है अभी आपको? तो अब ये कहानी आपको डिस्पेंसिंग की क्लियर समझ में आ रही होगी। देन क्वालिटी एश्योरेंस बिफोर डिस्पेंसिंग, अब देने से पहले क्वालिटी एश्योरेंस चेक होगा। कैसे? उसकी प्योरिटी को चेक किया जाएगा, रेडियो केमिकल की प्योरिटी को चेक किया जाएगा, और स्टेरिलिटी और पायरोजेनिसिटी, स्टेराइल है, कोई पायरोजन तो नहीं है, उसको चेक किया जाएगा, है ना। पता चला मिक्सिस करते वक्त कोई पायरोजन आ गया हो, कोई टॉक्सिन मैटेरियल आ गया हो, वो उसके लिए चेक किया जाता है। सब हाथों हाथ होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको अभी डायरेक्ट एक्सप्लेन करता तो आप लोगों को क्लियर नहीं होता, तो इसीलिए मैंने वो ऊपर वाला पहले आपको एक्सप्लेन करके दिया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये हो गया क्वालिटी एश्योरेंस, ये भी हो गया। राइट अबाउट एनी 3 इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेंटेनिंग कोल्ड स्टोरेज कंडीशन। 3 इक्विपमेंट है हमारे पास, ILR और क्या है, रेफ्रिजरेशन है, और एक और है वॉक इन रूम। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बता देंगे। ILR इसका फुल फॉर्म बता देंगे। ठीक है, आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर, ये स्पेशलाइज तरह का मेडिकल रेफ्रिजरेटर होता है। ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर एरिया विद इनकंसिस्टेंट पावर सप्लाई, जहां लगातार लाइट नहीं आती है। ठीक है, ज्यादातर गांव देहात का क्षेत्र जो होता है, इसका काम कैसे करता है थोड़ा सा मैकेनिज्म बताएंगे। जो अंदर की दीवारें होती है रेफ्रिजरेटर की, वो लाइंड, उन पे एक पतली सी एक कवरिंग रहती है ट्यूब्स की, या उसके अंदर कंटेनर होते हैं छोटे छोटे ईंट टाइप के, उसके अंदर पानी भरा रहता है और वो जम जाता है तो आइस में बदल जाता है, फिर वो आइस ठंडक रखती है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल द वाटर फ्रीजेस और कूल डाउन, वाटर क्या होता है तो ठंडा हो जाएगा या जम जाएगा। व्हेन द पावर गोज आउट, जब पानी लाइट चली जाती है, आइस लाइनिंग कीप द, जो आइस की ये परतें हैं वो उसको ठंडा रखती हैं टेम्परेचर को। ठीक है, लगभग 20+ आवर तक उसको ठंडा रखने की उसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, ऑपरेटिंग रेंज की बात करें, अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इट मेंटेन ए स्टेडी टेम्परेचर बिटवीन, ठीक है, 2 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, जो कि गोल्डन रेंज होती है ज्यादातर वैक्सीन के लिए, तो हमारा काम हो जाता है। वॉक इन कोल्ड रूम, बड़े ऐसे होते हैं ये, इसके अंदर आप घुस के जा सकते हो। कहाँ चाहिए? लार्जर हॉस्पिटल्स के लिए। अब उसमें छोटे छोटे काम करेंगे ना, बहुत ज्यादा स्टॉक रखना होता है। ठीक है, या रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक पूरा रीजन में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको चाहिए, तो वहां पर ये वॉक इन होते हैं। स्टैंडर्ड रेफ्रिजरेटर होते हैं, जो स्टैंडर्ड रेफ्रिजरेटर होते हैं वो इनसफिशिएंट होते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल के लिए, तो हमको वॉक इन कोल्ड रूम चाहिए होता है। वॉक इन कोल्ड रूम इज लार्ज, काफी बड़ा है। इंसुलेटेड रूम, इंसुलेटेड मतलब ऐसा मतलब कि पूरा कमरा है और इंसुलेटेड है, एक बार जो ठंडक अंदर बन गई फिर वो बनी रहती है लंबे समय तक। ठीक है, स्टोर मैसिव क्वांटिटी ऑफ हीट सेंसिटिव मेडिसिन, बहुत बड़ी मात्रा में रख सकता है। मैकेनिज्म क्या है? दीज रूम यूज इंडस्ट्रियल ग्रेड कूलिंग यूनिट एंड हाई डेंसिटी पॉलीयूरेथेन पैनल फॉर इंसुलेशन, इंसुलेशन के लिए पॉलीयूरेथेन होता है। दे आर इक्विप्ड विद रिडंडेंट कूलिंग सिस्टम, इफ वन यूनिट फेल द सेकंड वन किक्स इन ऑटोमेटिकली। ठीक है, रिडंडेंट, एक खराब होगा तो दूसरा चालू हो जाएगा। फीचर क्या है? दे इंक्लूड हैवी ड्यूटी शेल्विंग, एयर कर्टेन्स, है ना, हवा चारों तरफ इक्वली फ्लो करती है, एट द डोर टू प्रिवेंट कोल्ड एयर फ्रॉम escaping when some enters। अच्छा ठीक है, सॉरी, इंक्लूड हैवी ड्यूटी शेल्विंग, मतलब एक तरह से लंबे समय तक जो ठंडा रखने का उसका काम होता है, वो हो गया। एयर कर्टेन्स होती है, मतलब जब दरवाजा खोलोगे तो तुरंत से एकदम ठंडी हवा बाहर नहीं जाएगी, वो उसे ब्लॉक करके रखता है।
ओके, एंड इमरजेंसी इंटरनल डोर रिलीज फॉर स्टाफ सेफ्टी। ठीक है, इमरजेंसी इंटरनल डोर रिलीजेस लॉकअप हो जाएगा तो उस केस में काम आएगा ये। ठीक है, मेडिकल और फार्मास्यूटिकल रेफ्रिजरेटर, जो हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर होते हैं वो एक्चुअली सही नहीं होते हैं, तो मेडिकल रेफ्रिजरेटर थोड़े से अलग होते हैं। अनलाइक होम फ्रिज, जैसे कि घर का फ्रिज होता है विच कैन हैव कोल्ड स्पॉट, कहीं ठंडा है कहीं गर्म, ऐसा है, दैट माइट फ्रीज डेलिकेट वैक्सीन, कई बार क्या होता है नीचे भी जम जाता है। तो मेडिकल रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, इसको इस तरह से इंजीनियर किया जाता है कि वो एक समान हर जगह टेम्परेचर रहता है। तो वॉक इन हो गया, आइसलैंड हो गया, थोड़ा सा आप अब इसके बारे में बता देंगे, इसके बारे में थोड़ी बातें और कर लेते हैं। इसका की फीचर क्या है, फोर्स्ड एयर सर्कुलेशन, उसमें जो ठंडक है पूरे में एक समान हवा चलती है, मतलब घुमाई जाती है। प्रीसाइज थर्मोस्टेटिक कंट्रोल, टेम्परेचर 2 से 8 के बीच में रखा जाता है उसके अंदर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। ग्लास डोर, बाहर का जो डोर होता है ग्लास का होता है, डोर खोलने से पहले बाहर ही वो देख लेता है कि वो वैक्सीन कहाँ रखी है, ऐसा नहीं खोल के अब ढूंढ रहा है तो लंबे समय तक फिर क्या ठंडक कम हो जाएगी। ठीक है, अलार्म एंड सेफ्टी होता है भाई, जिसे डोर अजार कहते हैं, क्या कहते हैं, टेम्परेचर डाउन जा रहा है या कुछ गड़बड़ हो रही है तो कूलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा तो अलार्म बज जाता है। कुछ खास कंपार्टमेंट होते हैं, इंटरनल लॉकेबल ड्रॉअर होते हैं, अगर आपको नार्कोटिक्स वगैरह को रखना है या हाई वैल्यूएबल बायोलॉजिकल से जिनकी कीमत ज़्यादा है, अंदर का लॉक सिस्टम भी होता है। बैटरी बैकअप भी होता है कि अगर लाइट चली जाती है तो कुछ टाइम के लिए ये बैटरी पर भी काम करता है। ठीक है, ये हमारे फ्रिज उसके मेडिकल फ्रिज होते हैं। ठीक है, पीटीसी का हम लोग कर चुके हैं। देन हॉस्पिटल फॉर्मूलरी एंड उसके कंटेंट के बारे में बात करते हैं। डिफाइन हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, हॉस्पिटल की खुद की, जैसे कि फार्माकोपिया होती हैं, वैसी हॉस्पिटल की खुद की एक किताब होती है जिसमें उस हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाली सभी दवाइयों के बारे में जिक्र होता है। ठीक है, ऑफिशियल रेगुलरली अपडेटेड लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड मेडिकेशन, जो कि सिलेक्ट की गई है उस हॉस्पिटल में यूज करने के लिए, किसके द्वारा, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी के द्वारा। ठीक है, ये डेफिनेशन बना के लिख लोगे। देन इसका कंटेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहला है इंफॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, हॉस्पिटल की पॉलिसीज और उसके जो प्रोसीजर्स हैं वो लिखे रहते हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन, पर्पस ऑफ द फॉर्मूलरी, भाई इस फॉर्मूलरी का क्या पर्पस है, कैसे यूज किया जाएगा। द पीटीसी, फार्मेसी एंड थर्मेटिक कमेटी के मेंबर्स कौन कौन हैं जिन्होंने इसको बनाया है। प्रिस्क्राइबिंग रूल, दवाई को प्रिस्क्राइब करने के तरीके। पॉलिसीज ऑन जेनरिक सब्स्टिट्यूशन, ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर। ठीक है, एंड प्रोसीजर फॉर रिक्वेस्टिंग नॉन फॉर्मुलरी ड्रग इन इमरजेंसी, उस फॉर्मुलरी में जो ड्रग नहीं है तो आपको अगर बाहर से मंगवानी है तो उसका क्या तरीका है। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग स्टैंडर्ड, गाइडलाइन फॉर एब्रीविएशंस, आप जब प्रिस्क्राइब करेंगे उसके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, क्या एब्रीविएशन आप लोग लिखोगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट फॉर वैलिड प्रिस्क्रिप्शन, और सारी बातें होती हैं उसके अंदर। देन ड्रग प्रोडक्ट लिस्टिंग, अब ये आ गया मेन पार्ट इसका, जहां पे दवाइयां होती हैं, दवाइयां ऐसी नहीं होती हैं, उसका जेनरिक नेम, ब्रांड नेम, उसकी डोज, उसकी स्ट्रेंथ, इंडिकेशन, किन किन में इसको इस्तेमाल करोगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और वार्निंग क्या है इसके लिए, डोज की इंस्ट्रक्शन जैसे अडल्ट या पेडियाट्रिक। ठीक है, कॉस्ट कैटेगरी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर किसी एक दवाई के लिए 6-7 चीज़ें मेंशन करनी है और लिखी रहती हैं। देन लास्ट में है स्पेशल इंफॉर्मेशन एंड अपेंडिसेस, लास्ट में कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन और अपेंडिस होता है जहाँ पर क्विक रेफरेंस, तुरंत हमें कोई चीज़ देखनी है तो वहाँ से हमें देखने को मिलती है। इक्वी एनाल्जेसिक चार्ट होता है, यानी कि टू हेल्प डॉक्टर स्विच पेशेंट फ्रॉम वन पेन किलर टू अनदर, भाई कि मॉर्फिन और फेंटानिल से जाना है तो मॉर्फिन जगह क्या ले लें, सेम, तो वो चार्ट रहेगा यहाँ पर। फार्माकोकाइनेटिक टेबल, इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग हाफ लाइफ, प्रोटीन बाइंडिंग एंड रीनल क्लियरेंस, इनके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है दवाई के। लेबोरेटरी वैल्यूज, ठीक है, नॉर्मल रेंजेस फॉर ब्लड टेस्ट वगैरह, हीमोग्लोबिन क्या, वो सारी बातें रहती हैं। ड्रग इंटरेक्शन की टेबल रहती है, ड्रग इंटरेक्ट कैसे कैसे करता है, और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नंबर फॉर पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर और चीफ फार्मासिस्ट, कोई गड़बड़ होती है तो उसमें तुरंत निकाला, फोन कर लिया। तो ये सारा कंटेंट रहता है आपका हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के अंदर। ठीक है, अब ये बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इनलिस्ट डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज्ड इन फार्मेसी एंड एक्सप्लेन फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो दुनिया भर के सॉफ्टवेयर हैं, फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बिलिंग, प्रेस्क्रिप्शन, ड्रग इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप कोई 5-6 लिख दोगे, और फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाइएगा। क्या बोलता है ये,
अब फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का मतलब आप एक ये समझ लो कि फार्मेसी के अंदर होने वाली जो भी एक्टिविटीज हैं वो सारी ये कर सकता है। आपको बस कुछ कुछ एग्जाम्पल याद कर लेने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका फार्मेसी इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर का पायोनियर RX, मार्ग ERP और मैक्सिन फार्मेसी सिस्टम। क्या कर सकता है? प्रिस्क्रिप्शन प्रोसेसिंग, प्रिस्क्रिप्शन सारा कुछ उसमें डाल करके हम सारा प्रोसेस कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, पेशेंट की डिटेल वगैरह आ जाएगी। क्लिनिकल डिसीजन, भाई ड्रग कोई इंट्रैक्शन है, एलर्जी है, कोई डुप्लीकेट थेरेपी तो नहीं है, वो प्रिस्क्रिप्शन देख करके बता देगा। इन्वेंट्री एंड एक्सपायरी मैनेजमेंट है ना, कौन से ऑटोमेटेड रीऑर्डरिंग, कोई दवा का लेवल कम हो गया है, ऑटोमेटिक रीऑर्डर परचेज ऑर्डर तैयार कर देगा। एक्सपायरी ट्रैकिंग, कोई दवा एक्सपायर होने वाली है उसको क्या कर देगा, पॉपअप करके बता देगा कि ये दवा अब 15 दिनों में या 2 महीने में एक्सपायर होने वाली है। पेशेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट, पेशेंट की पूरी डिजिटल फाइल तैयार करके अपने पास रखता है, उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उसका क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, काउंसलिंग जो दी गई है वो सब उसके अंदर मेंशन रहता है, मतलब जो भी फार्मेसी में एक्टिविटी हो रही है। रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, डेली सेल्स रिपोर्ट कितनी हो रही है, ऑडिट ट्रायल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, सारी चीजें, ये फाइनेंशियल वाली बातें हो गई, एवरीथिंग सारे काम करके ये देता है। ठीक है, तो इसको आप मन से बना के भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अब तो आसान हो गया, समझ में आ गया। तो ये बहुत सिंपल है और इम्पॉर्टेंट है। फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, वो सारे काम कंप्यूटराइज हो जाते हैं जो इंसान हाथों से करता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट है राइट इन ब्रीफ अबाउट ड्रग फूड इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन क्या होता है? ड्रग फूड इंटरेक्शन, जो फूड होता है वो अफेक्ट करता है दवाई के एक्शन को, या उसको बढ़ा देगा या घटा देगा। जैसे मान लो उसके एब्जॉर्प्शन में फर्क डाल सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन में, मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, तो यही कहलाता है फूड ड्रग इंटरेक्शन। तो इसके कुछ एग्जांपल देके आपको समझाने हैं। जैसे मान लो कुछ दवाइयां रिड्यूस कर देती हैं एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती हैं। एक एग्जाम्पल दे दोगे, ठीक है, कि टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है और डेयरी प्रोडक्ट के साथ लोगे तो टेट्रासाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, उसका जो क्या कहते हैं एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा नहीं होता है। क्यों? कैल्शियम जो होता है उसके अंदर, मिल्क के अंदर या योगर्ट या चीज़ के अंदर, वो इसके जो टेट्रासाइक्लिन सिप्रोफ्लॉक्सासिन है उसको अपने साथ बाइंड कर लेता है, एब्जॉर्ब होने नहीं देता। फिर वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो कि इंटेस्टाइन को क्रॉस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? दवा पहुंचेगी नहीं, असर होगा नहीं, तो बीमारी ठीक होगी नहीं। तो क्या एडवाइस है? 1 घंटे पहले या 2 घंटे खाना खाने के बाद लें इसको। फूड, ऐसे फूड जो दवा के असर को बढ़ा देते हैं, कई सारे फूड इंक्रीज कर देते हैं एब्जॉर्प्शन को। जैसे फैटी फूड जो खाओ किससे पहले, ग्रीसोफल्विन से पहले, तो उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म, ग्रेप फ्रूट जूस इफेक्ट, ये मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है। अगर आप स्टैटिन्स ले रहे हो यानी कि कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन ले रहे हो और साथ में ग्रेप फ्रूट यानी कि अंगूर ले रहे हो, तो होगा क्या? अंगूर एक खास एंजाइम होता है CYP3A4 जो कि आपका इंटेस्टाइन में पाया जाता है, नॉर्मली ब्रेक डाउन द ड्रग, ये दवाई को ब्रेक करने का काम करता है। रिजल्ट क्या आएगा? ड्रग लेवल राइजेस, और वो ब्रेक होगा नहीं तो ड्रग का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, टॉक्सिक हो जाएगा, पोटेंशियली कॉजिंग सीवियर मसल पेन और किडनी डैमेज या मसल पेन हो सकता है। एडवाइस क्या है? ग्रेपफ्रूट मत खाओ। ठीक है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट यानी अपोज कर देगा, उसके काम को रोक देगा। जैसे वारफेरिन जो ब्लड थिनर होते हैं उसके साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, बहुत ज़्यादा नहीं। वारफेरिन का काम क्या है? ये ब्लड को पतला करता है बाय ब्लॉकिंग विटामिन के को ब्लॉक करता है, जबकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा विटामिन के प्रोवाइड करवा देते हैं, तो उसके काम को रोक रहे हैं। तो रिजल्ट क्या होगा? विटामिन के कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ वारफेरिन, वो काम नहीं कर पाएगा तो अटैक पड़ जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। एडवाइस क्या है कि जो आप खाते हो ना ग्रीन लीफी वेजिटेबल, उसको एक समान खाते रहें, बिल्कुल बंद नहीं करनी है। वो थोड़ी बहुत जो खाते हो उतना खाते रहिए और बहुत ज्यादा नहीं खानी है। ठीक है, डेंजरस, कई बार साइड इफेक्ट खतरनाक हो जाते हैं, इसको हम चीज इफेक्ट भी कहते हैं। जैसे कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर यानी कि एंटी डिप्रेसेंट को अगर टायरामीन रिच फूड से के साथ खाओगे तो समस्या हो जाएगी। फूड लाइक एजेड चीज, रेड वाइन एंड प्रोसेस्ड मीट कंटेन टायरामीन, इनके अंदर टायरामीन होता है। ये क्या करता है? मोनोअमीन ऑक्सीडेज प्रिवेंट करता है बॉडी को फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन टायरामीन को ब्रेक नहीं होने देता, और टायरामीन बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, बीपी बढ़ा देगा तो स्ट्रोक पड़ जाएगा और इंसान मर सकता है। ठीक है,
तो इस तरह से 4-5 तरीके हैं जो आप लोगों को बता देने हैं और एक्सप्लेन कर देना है फूड ड्रग इंटरेक्शन में। ठीक है, चलें आगे। डिफाइन यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन विद इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। यूनिट डोज का मतलब सिंपल है, एक डोज मतलब दिन में 3 बार खानी है, तो तीनों बार फार्मेसी के द्वारा वो डोज प्रिपेयर की जाएगी और भेजी जाती है। अब ये 2 तरीके से होते हैं, आओ देखें। यूनिट डोज में एक होता है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज में डायरेक्ट फार्मेसी से आएगा, डिसेंट्रलाइज में नर्सेस के बगल में ही वार्ड रहता है। यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज अ मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग इन विच मेडिसिन्स आर प्रिपेयर्ड एंड सप्लाइड इन सिंगल डोज पैकेजेस। ठीक है, फॉर ईच पेशेंट अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन शेड्यूल। हर एक पेशेंट के लिए उसके उसी टाइम पर ही प्रिपेयर की जाती है और सप्लाई की जाती है। ईच डोज इज इंडिविजुअली पैक्ड एंड लेबल्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम। हर एक डोज को इंडिविजुअली पैक किया जाता है और लेबल किया जाता है। एडवांटेज क्या है? अब इसमें मेडिकेशन एरर होने की संभावना नहीं है कि हर बार फार्मासिस्ट देख करके दे रहा है। पेशेंट की सेफ्टी इंप्रूव हो जाती है, दवाई पे बेटर कंट्रोल रहता है, मॉनिटरिंग ज़्यादा अच्छी होती है, दवाई का वेस्टेज नहीं है कि बहुत सारी मंगा ली, अब कुछ बच रही है, कुछ फेंक रही है। नर्स का टाइम बचता है, ठीक है, क्योंकि नर्स को अब दवाइयाँ प्रिपेयर नहीं करनी है। इम्प्रूव रिकॉर्ड मेंटेनेंस, रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन होता है। इनहेंस फार्मासिस्ट इन्वॉल्वमेंट, अब हर दवाई को फार्मासिस्ट अपने उसमें भेजता है अपने हाथ से बना करके, तो फार्मासिस्ट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। अब डिसएडवांटेज भी है, फिर कुछ इनिशियल कॉस्ट हाई आती है क्योंकि हर बार पैकिंग वगैरह करनी है, स्टाफ को ट्रेन करना पड़ता है, तो दिक्कत आती है, कॉस्ट बढ़ जाती है। फार्मासिस्ट का वर्कलोड बढ़ जाता है। मोर स्टोर स्पेस रिक्वायर्ड, अब मान लो शाम को 100 पेशेंट है, उनकी सिंगल डोज तैयार करनी, तो एक अलग से स्पेस चाहिए होगा ना, जहाँ पे बना के वो रखेगा। भाई 8 बजे देनी है तो 7 बजे तक तैयार करेगा ना, 7 साढ़े 7 तक, तो स्पेस अलग से चाहिए होगा, तो एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होता है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, ऑब्वियसली बात है, टाइम कंज्यूमिंग है ये। रिक्वायर्ड गुड कोऑर्डिनेशन, अब फार्मेसी और नर्सेस और डॉक्टर के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन चाहिए ताकि टाइम से वो सिंगल डोज पेशेंट के पास पहुंच जाए। ठीक है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन काफी आसान है। राइट वेरियस स्टोरेज कंडीशन विद टेम्परेचर। जो स्टोरेज कंडीशन है, कोल्ड नॉट एक्सीडिंग 8, कोल्ड बोल रहे हैं मतलब 8 डिग्री के नीचे, रेफ्रिजरेटर बोलेंगे तो 2 से 8 के बीच में, कूल मतलब 8 से 25। ठीक है, रूम टेम्परेचर 15 से 30, वार्म 30 से 40, एक्सेसिव हीट अबव 40, फ्रीजर में -25 से -10 के बीच में। ये उसके कुछ एग्जांपल से आप दे सकते हो। खत्म क्वेश्चन ये वाला, ये आपको चार्ट याद करना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन है। क्लिनिकल फार्मेसी डिफाइन कर चुके हैं। बाल का फुल फॉर्म ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड, इसकी जो डोज होती है 3 से 5 मिलीग्राम पर केजी IM। ठीक है, HMR होम मेडिकेशन रिव्यूज का फुल फॉर्म है। देन गिव द कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट, ये गड़बड़ हो गया, हाँ, यूनिवर्सल एंटीडोट, इसको टैनिक एसिड। तीसरा क्या है? टैनिक एसिड है 1 पार्ट। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, दिस इज द यूनिवर्सल एंटीडोट। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आंसर आपको देना है। इसमें क्या क्या है? एक्टिवेटेड चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड 1 पार्ट, अगर ये 2 उदाहरण के लिए 2 ग्राम ले रहे हो तो 1 ग्राम, ये 1 ग्राम। ठीक, ओके। मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, ऑरेस्टेल ये ईयर ड्रॉप है, पहले भी आ चुका है। एंटी जेंटिकुलम यानी कि बिफोर ब्रेकफास्ट। ठीक है, रेडियो फार्मास्यूटिकल डिफाइन कर चुके हैं। एंटीनेटल केयर डिफाइन कर चुके हैं। ब्लड प्रेशर को किससे नापते हैं? बच्चे को पता है, स्फाइग्मोमैनोमीटर। स्पेलिंग मत गलत कर देना, बहुत से बच्चे स्पेलिंग गलत कर देते हैं। फार्मेसिस्ट रिक्वायर फॉर 100 बेड, 100 बेड के लिए लगभग 5 चाहिए हमें। AST हैज अ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ होता है? टिश्यू के अंदर होता है सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन। गिव फुल फॉर्म ऑफ ASHP, अब ये तो पता होना चाहिए, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट। देन T3 T4 मेनली फॉर मेंटल फंक्शनिंग, फिजिकल फंक्शनिंग, बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि थायराइड ये सारे काम करता है। पेशेंट हु केम टू द हॉस्पिटल विद जनरल सिम्टम्स लाइक फीवर, कफ एंड कोल्ड आर नोन एज एम्बुलेटरी पेशेंट। लास्ट पेपर में भी किया था, इसको आउट पेशेंट भी बोलते हैं। थायरोकैल्सिटोनिन इज यूज्ड टू मेंटेन, कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए होता है। गिव द इंग्रेडिएंट ऑफ TPN, ये कर चुके हैं, इस वाले पेपर में भी है। व्हाट आर रिजर्व्ड एंटीबायोटिक, ऐसी एंटीबायोटिक जिसको कि हम रिजर्व करके रखते हैं, लास्ट में जब कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती तब उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोलिस्टीन है, टेक्साइक्लिन है, लिंजोलिड है,
फार्माकोविजिलेंस पहले भी आ चुका है, डेफिनेशन कर चुके हैं। विटामिन स्टोर इन डैश टेम्परेचर, कूल टेम्परेचर में रखते हैं हम लोग, ठीक है, विटामिन को। देन WHO की जो वो है सेंटर है वो कहाँ है, उपसला मॉनिटरिंग सेंटर स्वीडन में है, क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने इसको। विच डिस्पोजल मेथड यूज्ड फॉर साइटोटॉक्सिक ड्रग, तो इंसिनरेशन मेथड, भस्म करने वाला, ठीक है। अब MCQ में मैंने कहा ना कि अगर आपने पढ़ रखा है तो काफी आसान है, और नहीं पढ़ रखा है तो ये वाले MCQ और साथ साथ में जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, वहां से MCQ बन के आएंगे, ठीक है। तो ये वाला PYQ खत्म। तीसरा वाला बहुत छोटा बनेगा क्योंकि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट PYQ में, पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। ऑल द बेस्ट।